साथियों नमस्कार। साथियों आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर आज ईसाइयों का पवित्र त्योहार क्रिसमस डे भी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू भाई इस दिन को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही आज 25 दिसंबर का दिन एक अहम और है। दो महापुरुषों का जन्मदिन है। ऐसे महापुरुष जिनके नाम से इस देश का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होगा। पहला नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके अंदर समाज सेवा की भावना और उदारता कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए समाज सेवा की भावना और उदारता के लिए ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी महामना कहलाए। दूसरा नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी आज ही के दिन है। तो इन दोनों महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, आपने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में घमासान आपने देखा सदन में, लोकसभा के सदन में। हमें लगता है भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था। शीतकालीन सत्र में काम की बातें कम और बकवास ज्यादा हुई सत्ता दल के नेताओं की तरफ से। सदन शुरू होते ही विपक्ष के नेता अडानी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछना चाहे, अडानी पर जो सवाल पूछा सदन में, सत्ता दल के कोई नेता अडानी के सवालों का जवाब देने से कतराए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सदन में आए नहीं, हू हल्ला शुरू कर दिया। साथियों, हम इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जैसे पहले भाजपा और मोदी पे बात करने से हर भाजपाई क्रोधित हो जाता था, बौखला जाता था, वैसे आज अडानी पर बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बौखला जाते हैं, जवाब नहीं देते। आखिर क्या रिश्ता है? अडानी क्या है इस देश का जिससे आप इतना लगाव रख रहे हो? इस देश की सारी संपत्ति को अडानी के नाम कर रहे हो, इस देश को अडानी के नाम बेच रहे हो। क्या रिश्ता है? अडानी का क्या योगदान है इस देश में? नरेंद्र दामोदर दास मोदी अडानी पर सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं। तो जान रहे हैं जिस दिन वो जवाब देंगे उस दिन देश में भूचाल आ जाएगा। उस दिन अडानी को बचाने का जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो जान रहे हैं जब ये देश की जनता जान जाएगी तो हमको सत्ता से बेदखल कर देगी। साथियों, अडानी पे सवाल का जवाब ना देना पड़े, इसके लिए गृह मंत्री जो सत्ता में बैठने, गृह मंत्री के पद पर रहने के लायक भी मैं इनको नहीं समझता। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे अभद्र टिप्पणियां की। मैं मानता हूं या मेरा मानना है कि देश का एक बहुत बड़ा समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान के रूप में पूजता है। आपने कहा दिन भर अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो शायद भला हो जाता। तो साथियों, मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश में है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानती है। वही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा जिस सदन में आप बैठे हो, जिस सदन में आप संविधान की शपथ लेके सदन में बैठते हो, वो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। उस संविधान सभा में बाबा भीमराव अंबेडकर का योगदान था। आज संविधान अगर आप मानते हो, संविधान की शपथ लेते हो, आप गीता, कुरान और बाइबल की शपथ लेके सत्ता नहीं चला रहे हो, संविधान की शपथ ले रहे हो। तो संविधान की शपथ लेके सत्ता चला रहे हो तो सत्ता के मंदिर में बैठ के लोकसभा सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप भगवान मानना पड़ेगा। और आप भगवान नहीं मान रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदन में बैठकर, तो निश्चित तौर पर आप देश की सत्ता को नहीं चला सकते। भारत देश की सत्ता संविधान से चलती है।
भारत देश की सत्ता गीता, कुरान और बाइबल से नहीं चलती है। भारत देश की सत्ता में बैठने से पहले, किसी पद पे विराजमान होने से पहले आप संविधान की शपथ लेते हो कि मैं संविधान के अनुसार अपने कार्य करूंगा, संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करूंगा। और आज आप सत्ता पे काबिज हो जाने के बाद उसी संविधान की अवहेलना करने लग जाते। साथियों, लोकसभा सदन को छोड़िए, हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा समाजवादी पार्टी के एक विधायक शिक्षा और चिकित्सा पे कुछ सवाल पूछ रहे थे, चिकित्सा शिक्षा पर। सवाल का जवाब चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जो अमर्यादित बातें की कि उठा के फेंकिए, एक एमएलए जो 5 लाख आबादी का नेतृत्व करता है, 5 लाख आबादी ने अपना नेता चुना है उसको, उस एमएलए को आप कह रहे हो कि इसको सदन से उठा के फेंकिए। विधानसभा अध्यक्ष जी, आप भी वही हो, सत्ता के रहमो करम पे आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए हो। सारे विधायक, विधानसभा सदस्य आपको सर झुकाते हैं, आपको सलाम ठोकते हैं, तो आप ऐसा न भूल जाइए कि आप संविधान का उल्लंघन करिए। सत्ता के लालच में आप संविधान को नहीं भूल सकते। प्रत्येक व्यक्ति का, वो तो एमएलए थे, मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति का सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार है। और अगर आप सत्ता में हैं तो जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो कुर्सी खाली करिए, जो जवाब देने के हकदार है उनको सत्ता पे काबिज होने दीजिए। साथियों, पिछले 18 तारीख को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, देश के समस्त प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस बार धरना प्रदर्शन में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तानाशाही देखने को मिली साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे प्रताड़ना, ऐसे तानाशाही तो अंग्रेजों की भी नहीं रही। साथियों, जगह जगह बैरिकेटिंग करना, बल्ली बांध के, बल्ली के सहारे बैरिकेड को बांधना, बैरिकेड के ऊपर भाले लगाना, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कांग्रेसियों को रोकने का काम किए, शायद ऐसा काम अगर इनकी सरकार बॉर्डरों पर करती तो चीन हमारे अंदर ना घुस जाता। अगर ऐसा काम बलात्कारियों के साथ करती तो आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं ना घटती। साथियों, बहुत कुछ कहने को है और इस सरकार से आप क्या आशा करते हैं? आपको रोजगार मिलेगा, आपको शिक्षा मिलेगी, आपको चिकित्सा मिलेगी। इधर जीएसटी में इन्होंने सुधार किया, सुधार करने के बजाय जीएसटी को और भार लाद दिया आम जनता के ऊपर। आप विपक्ष बहुत दिन से मुद्दे मांग कर रहा था कि बीमा, जीवन बीमा के क्षेत्र में बीमा की किस्तों पे जो जीएसटी लगती है उसको आप माफ करिए, आपने उसको नहीं माफ किया। विपक्ष की मांग थी कि शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों पे आप जीएसटी मांग करिए, आपने नहीं माफ किया। इस देश का दुर्भाग्य है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को शिक्षित बनाना नहीं चाहती है। शिक्षा पे हम टैक्स दे रहे हैं, हम किताबों पे टैक्स दे रहे हैं। साथियों, कहां जा रहा है देश? आने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वैकेंसियां नहीं है इनके लिए। उत्तर प्रदेश के तमाम साथी, तमाम नौजवान, तमाम बच्चे बिहार में जाकर के टीचर की नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो दूसरे प्रदेशों के बच्चों को नौकरियां देता था। आज क्या हालत हो गई है? उत्तर प्रदेश के लड़के दूसरे प्रदेशों में नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी आशा तो नहीं किया था जिसने भी वोट दिया था। आप
जनता के वोट लेकर के सत्ता में काबिज हुए हो। जनता ने आपको रोजगार के लिए वोट दिया था, जनता ने आपको शिक्षा के लिए वोट दिया था, जनता ने आपको चिकित्सा के लिए वोट दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि दिन भर आप अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान बोलते रहोगे। हम जो भी बातें सुनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी बातों में विकास, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य और रोजगार की एक भी लाइन नहीं होती है। उनकी बातों में हिंदू मुसलमान होता है, उनकी बातों में मंदिर और मस्जिद होता है, उनकी बातों में पाकिस्तान होता है। साथियों, 10 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता और कार्यकर्ता हम लोगों से सवाल पूछते थे कि 1947 में देश आजाद हुआ, इसके साथ आजाद हुए देश कहां है? चीन, जापान, ये सब कहां पहुंच गए और हम कहां हैं? और आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से सवाल करिए तो क्या कहते हुए घूमता है, जान रहे हो? वो कहता है पाकिस्तान में चावल इतने रुपए किलो बिक रहा है, आटा इतने रुपए किलो बिक रहा है, श्रीलंका में भूखमरी कगार पे है, बांग्लादेश में मारकाट हो रहा है। अरे यार सोचिए, 10 साल पहले हमारी तुलना चीन, जापान और रूस से होती थी और आज हमारी तुलना श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश भूखे नंगे देशों से हो रही है। क्या बनाना चाहते हो भारत को भाई? भूखा नंगा देश बनाना चाहते हो? भारत दूसरे देशों को रोजगार देता है, वो देश है भारत। लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 सालों में रोजगार की जो स्थिति बना दी, इस देश के नौजवान, इस प्रदेश के नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश की हालात आपने देखा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों के साथ कैसे मारकाट हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी बांग्लादेश पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। जब ये मुख्यमंत्री रहते हैं गुजरात के, तो लाल लाल आंखें चीन को दिखाने का सपना आपको दिखाते हैं। लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मारे काटे जा रहे हैं, उनके साथ दुष्प्रचार, दुर्व्यवहार हो रहा है और उस दुर्व्यवहार पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपने विचार किया क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं सवाल करते नरेंद्र दामोदर दास मोदी से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर जिले में आक्रोश रैलियां निकाली। रैलियां निकालने से अच्छा था कि आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से सवाल पूछते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछते। आप सत्ता में हैं, आप प्रधानमंत्री के पद पे है, राष्ट्रपति आपका है, मैक्सिमम राज्यों में सरकारें आपकी है, और आज अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारकाट हो रही, तो आप शांत क्यों हैं? साथियों, जानते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बांग्लादेश में अडानी को स्थापित करना है। इनके मित्र अडानी बांग्लादेश में कहीं बिजनेस ना कैंसिल हो जाए, इनका व्यापार ना ठुकरा दे अडानी का। इसलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलेंगे तो बांग्लादेश से इनके बिजनेस ठुकरा दिए जाएंगे। साथियों, बांग्लादेश पे हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं और एक मोहतरमा को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनकी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को उनको शरण दिए हुए हैं। भाई क्यों शरण दिए हो? भारत के पैसे उनकी सुरक्षा पे आप क्यों लुटा रहे हैं? साथियों, बहुत सवाल है, लेकिन आप जागरूक होइए। किसी दल में बिके हुए लोग मत बनिए, तो आप निष्पक्ष भाव से सवाल करना सीखिए। आप निष्पक्ष भाव से समाज में समाज की आवश्यकताओं के लिए लड़ना सीखिए। समाज के आवश्यकताओं के लिए आवाज उठाना सीखिए। आप ये ना सोचिए कि सरकार किसकी है, आप ये ना सोचिए, गलत को गलत कहिए। क्यों ना उस गलती में हमारे आपके परिवार के लोग भी शामिल हो। और जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा ना गलत को गलत कहने का, उस दिन हमें आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन आज देख रहा हूं, जो भी गलत समाज रोड पे चलते हुए तमाम गलतियां आप देख के और उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो यही छोटे छोटे कारण आपको गुलामी की तरफ ढकेलने का काम करते हैं। साथियों, बहुत लंबा हो जा रहा हमारा वीडियो, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आज दोनों महापुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल जी की जयंती पर एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।